हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। और ये हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये थर्ड चैप्टर चल रहा था, ये इसका तीसरा पार्ट है। और हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया कोई भी कार्य, और विकास एक ऐसी योजना बनाना जिससे जो है सामाजिक असंतुलन कम हो सके, गरीब जनता को जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम देश को आत्मनिर्भर बना सके। तो ये हमारा विकास का उद्देश्य मतलब है, इसका मीनिंग है। आगे हम चलते हैं सीधा टॉपिक, जिस टॉपिक जहाँ पर हमने इस टॉपिक को छोड़ा था तो वहीं पर चलते हैं। तो हमारा आगे जो टॉपिक चल रहा था तो इसी जगह पर हम आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम विकास की रणनीति के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तो उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इनके ऊपर अपने अपने विचार दे रहे थे। देखिए, लोकतंत्र में सबके विचारों का महत्व होता है और होना भी चाहिए। हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हर कोई गलत नहीं होता और हर विचार पूरी तरह से सही नहीं होता। हाँ, लेकिन विचारों से एक नई बात हमारे सामने आती है जिनको हम मिस कर रहे हैं। तो इसलिए किसी के साथ भी हमें कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो मुख्य विवाद तो मुख्य रूप से विचारों के ऊपर ही होगा। तो विकास की रणनीति को लेकर यहाँ पर विवाद उठे थे। विवाद का जो टॉपिक क्या था? टॉपिक था कृषि बनाम उद्योग। अब किस क्षेत्र में हमें हमारी सरकार ज़्यादा फोकस करे? तो कृषि के ऊपर करे या उद्योगों के ऊपर करे? तो इस बात का विवाद था। तो भारत की पिछड़ी हुई वो अर्थव्यवस्था को क्या किसी एक क्षेत्र के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए या अन्य क्षेत्रों के ऊपर भी फोकस करके चलना चाहिए? इन सब बातों का आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो चलते हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, औद्योगिकरण के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो जिसका जो विचार है, जिसका खाका जो है कुछ अर्थशास्त्री है, जेसी कुमारप्पा। तो इस आदमी ने इसका जोरदार समर्थन किया है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, औद्योगिकरण के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कृषि के ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से विचार रखे। कृषि के क्षेत्र को हमें ज़्यादा आगे लेके जाना चाहिए। तो इस तरीके से कृषि और उद्योगों के बीच में एक किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, विवाद पैदा हो गया। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय व्यवस्था में जो अमीर वर्ग है उसके हाथ में सत्ता भी है और पावर भी है। तो जिसकी वजह से पैसा भी है। सत्ता, पावर या पैसा, ये जब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होता है तो वो ज़्यादातर तबके की ज़्यादा जो लोग हैं उनकी परवाह नहीं करते। तो इस वजह से भारतीय सरकार इस व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने में कामयाब नहीं रही है। और लगातार भारत जो संसाधनों का जो बंटवारा है उसमें एक असंतुलन की स्थिति है। तो जिसकी वजह से कोई भी पंचवर्षीय योजना उतने अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से कार्य नहीं कर पाई है। तो इस तरीके का विवाद चला था। इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश कहाँ पर किया जाए, उद्योगों में ज़्यादा किया जाए या कृषि में किया जाए? तो हमारे विचार से जो निवेश है वो सरकार को सभी क्षेत्रों में ज्वाइंट रूप से करना चाहिए था, जैसा कि केरल मॉडल में किया गया। तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं हमें किसी क्षेत्र को या किसी फील्ड को हमें छोड़ना है।
सभी फील्ड को हमें आगे लेके चलना है, तो तभी हमारी जो है विकास हो पाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे निजी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की। अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र क्या है? तो निजी क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है जिसका ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी संसाधन के का मालिक जो है कोई निजी व्यक्ति हो और उसकी देख रेख वही व्यक्ति विशेष करे। तो ऐसे मालिक को हम या ऐसे क्षेत्र को या ऐसे क्षेत्र के मालिक को हम निजी कहेंगे। तो ये इसकी निजी प्रॉपर्टी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो उसी तरीके से भिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं हैं उनके ऊपर भी निजी लोगों का अधिकार हो सकता है, तो इसी को ही निजी क्षेत्र कहा गया है। और इसी तरह ही सार्वजनिक क्षेत्र जिसका कंट्रोल सरकार के हाथ में हो, जिसके उत्पादन के ऊपर या जितने प्रकार की व्यवसाय है उनका स्वामित्व सरकार के हाथ में हो, उनके सरकार के हाथ में प्रबंधन और नियंत्रण हो। अगर ऐसा कोई व्यवसाय है या इस प्रकार का कोई क्षेत्र है तो उसे हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, जिसकी कंट्रोल सरकार के हाथ में हो। तो इसी यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं भी दे रखी हैं, एक है पूंजीवादी और दूसरी है समाजवादी मॉडल, इसे मार्क्सवादी मॉडल भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूंजीवादी मॉडल की। तो पूंजीवादी मॉडल ये मॉडल है, इस प्रकार का मॉडल है जिसमें बाजार आधारित व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। एक पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव माहौल में जो व्यक्ति जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, निवेश कर सकता है और बदले में लाभ कमा सकता है। तो इससे व्यवस्था को पूंजीवादी मॉडल कहा गया है। और समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। वो कोई भी कार्य करेगा उसमें पैसा लगाएगा और पैसा लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से वो काम करेगा। तो ऐसी व्यवस्था में जो है आप जितने चाहे अमीर हो सकते हो, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आपका क्षेत्र निजी हो। तो निजी क्षेत्र में ही पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से लागू होती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें समाजवादी मॉडल की, तो समाजवादी मॉडल ये इस प्रकार का मॉडल है जिसमें जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और उन संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार का ये मॉडल है जिसे हम समाजवादी या मार्क्सवादी मॉडल भी कहते हैं। और अगर हम समाजवादी मॉडल की विशेषताओं के ऊपर बात करें तो समाजवादी मॉडल जो है इसमें मुख्य उत्पादन और वितरण के जो समस्त संसाधन है उनको समाज की ही संपत्ति मान लिया जाता है और सरकार उनके उत्पादन और वितरण के साधनों पर, या ये कह सकते हैं राज्य उनके ऊपर प्रबंधन और नियंत्रण का काम करता है। विकासवादी जो मॉडल है इसमें व्यक्ति की अपेक्षा पूरे समाज को ही अधिक महत्व दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर कोई खास महत्व नहीं होता। इसके अलावा समाजवादी मॉडल ये नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही देश में विकास स्थापित किया जा सकता है, इस बात में ये पूरी तरह से सहमत है। और इसके अलावा ये स्वतंत्र प्रतियोगिता किसी भी तरीके से नहीं चाहता। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का आप कह सकते हो मॉडल है, उसकी जो है ये प्रशंसा करता है, उसको ये अपनाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें पूंजीवादी मॉडल की तो ये खुली प्रतिस्पर्धा का और बाजार मूल्य का अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। इसमें जो है सरकार का जो हस्तक्षेप है वो ज़्यादा उचित नहीं माना जाता और किसी प्रकार के लाइसेंस की व्यवस्था को ये समाप्त करने के पक्ष में है और जितने भी प्रकार के भौतिक संसाधन हैं उनके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और भौतिक विकास में विश्वास ये रखता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही प्रकार के मॉडल यहाँ पर हम अच्छे से आपको स्पष्ट कर चुके हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो क्या भारत में पूंजीवादी मॉडल है या समाजवादी मॉडल है? भारत ने
में ये दोनों ही मॉडलों का मिक्सअप हमने अपना रखा है। यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार के ही मॉडल चलते हैं, और जिसकी वजह से भारत में निजी क्षेत्र के भी कार्य किए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में भी कार्य किए जाते हैं। अब जब हम विकास की इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो निवेश कहाँ किया जाए, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद पैदा हो गया। अब देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं इनमें उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, उत्पादन कार्य नहीं हो पाते, और जो निजी क्षेत्र है इसमें उत्पादन कार्य अधिक होते हैं। अब देखिए, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो सब घाटे में चल रही हैं, जबकि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो सब प्रॉफिट में रहती है। तो इसी वजह से भारत लगातार सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विचारधारा के ऊपर बात किया होगा, तो वो लगातार निजीकरण की, प्राइवेटेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जितने प्रकार के अर्थशास्त्री हैं वो भी निजीकरण को ही अच्छा मानते हैं। तो हमें इनके बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए। और भारत में अभी वर्तमान स्थिति में अगर जो हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और वो इसलिए क्योंकि हम पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल को मिक्स करके चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सरकार की क्या पॉलिसी है। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये प्राइवेट सेक्टर है, और ये पब्लिक सेक्टर है, या इनको सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। तो इनको किस तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब एक अकेला व्यक्ति है, खा पी के काफ़ी मोटा हो रहा है, और इधर देखिए कितने व्यक्ति बैठे हैं और काफ़ी कमज़ोर से दिख रहे हैं। तो प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं अपनी निवेश के माध्यम से, वो जोखिम को ज़्यादा उठाते हैं, जिसकी वजह से वो उसका लाभ भी ज़्यादा कमा पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, आप अभी विद्यार्थी हो तो आपको भी अपने ऊपर निवेश करना है। जितना ज़्यादा आप निवेश करोगे, धीरे धीरे प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर की ओर आगे ज़रूर बढ़ेगी। ये भविष्य में हमारी भविष्यवाणी है, चाहे इसको कुछ भी आप नाम दो। आने वाले समय में आपको खुद के ऊपर निवेश करना है। अब जितना ज़्यादा निवेश करोगे, अपने बीच में हुनर को पैदा कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप में हुनर पैदा करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस है सक्सेस होने के। तो अगर आप दया के भाव या दया के पात्र बनने की कोशिश करोगे कि सरकार सब काम करे, तो ऐसे में विकास होने की कोई उम्मीद नहीं है, और किसी तरीके से भी विकास होने में काफ़ी देरी मिलेगी। तो इस तरीके से आप सभी को अपने ऊपर निवेश करना चाहिए। हम निवेश में, आप जैसे एजुकेशन ले रहे हो तो ये भी एक प्रकार का निवेश है। अब आप जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, और एक महत्वपूर्ण जानकारी और जो भी आप प्राप्त की उनको आप लगातार अप्लाई भी करें। तो इसलिए आपको अपने ऊपर निवेश करना चाहिए। तो ये हमारा एक पर्सनली आपको सुझाव है, आगे आपकी इच्छा है जो भी आपको करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं भारत में नियोजित विकास की राजनीति, तो यहाँ पर भी राजनीति काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र में खेती किसानी, व्यापार और उद्योग, ये ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो निजी क्षेत्र में हाथ में, निजी लोगों के हाथ में, इनका जो मालिकाना हक है वो निजी लोगों के हाथ में है। और वहीं पर हमारे यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें हैं, एक है राज्य सरकार और दूसरी है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो उनके क्षेत्र हैं उनमें जो उन्होंने कार्य करने हैं, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें वो बटे हुए हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। आपने 3 लिस्टें पढ़ी थी। सबसे पहले जो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, और एक कंकरेंट लिस्ट, +1 में आपने पढ़ी होगी। तो उस तरीके से तीनों लिस्टों में उनके कार्य राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के वो पूरी तरह से क्लासिफाइड है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो है ये ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की समस्या है। तो ये क्षेत्र जो है, अगर हम बात करें खेती किसानी, व्यापार और उद्योग, ये निजी क्षेत्र के हाथ में है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उद्योगों के ऊपर जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर काम करने के लिए सरकार भी प्रेरित है।
तो इस तरीके से दोनों ही अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभाव पैदा होता है जब दो लेफ़्ट और राइट जो है ये या तो कहते हैं पूरी तरह से आप निजी व्यवस्था को अपनाइए और चाहे तो आप पूरी सार्वजनिक व्यवस्था को अपनाइए। जो मिक्सअप आप अपना रहे हो उसकी वजह से भिन्न प्रकार के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब बाधा किस तरीके से उत्पन्न हो रही है? अब जैसे अब निजी क्षेत्र तो आपने विकसित कर दिया, लेकिन इसके बीच में आपने लाइसेंसिंग और परमिट की सुविधा, जो परमिट की जो है व्यवस्था वो आपने रखी है, जिसकी वजह से निजी लोग जो है इनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। निजी क्षेत्र में कम ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। अब भारतीय लोग ही भारत में पैसा यहाँ से निकाल कर फॉरेन में किसी अदर देश में जाके निवेश कर रहे हैं। तो भारत के लोग अगर भारत में ही निवेश नहीं करेंगे तो विकास के लिए हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और भिन्न प्रकार के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर ये लेफ़्ट और राइट दोनों आपस में उलझते रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? जो लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। अब लाइसेंस या परमिट नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति बिना कंट्रोल के जितना भी चाहे पैसा वो कमा सकता है और सरकार को भी बिल्कुल भी टैक्स वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। सरकार का भी वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, सरकार का भी उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल जायज़ होना चाहिए। और हमें एक अब जो देखिए सरकार का क्या मानना है, अगर वो परमिट या टैक्स वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या होगा, घरेलू जो उद्योग हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, घरेलू इंडस्ट्री है उनके ऊपर विकास के उनको अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये उस जिसकी वजह से अब घरेलू जो इंडस्ट्री है वो तो एक तरह से सुरक्षित होगी, लेकिन उन्होंने घरेलू इंडस्ट्री ने भी उत्पादन के ऊपर कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया, जिसकी वजह से अब वो उसका कारण ये भी है क्योंकि हमने बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा ही ख़त्म कर दी। अब प्रतिस्पर्धा की कमी की वजह से भी क्या है, उन्होंने निजी क्षेत्र में जो भी वो उत्पादन करते हैं उनमें सुधार का कोई काम नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से पूरी तरह से अकुशलता और भ्रष्टाचार है वो उनकी बढ़ोतरी हुई है। तो ये इनके ऊपर भारत सरकार को काम ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सोचें तो क्या करना चाहिए, हमें निजी क्षेत्र को छूट भी देनी चाहिए और एक कुछ लिमिटें उनकी जो है वो कम कर देनी चाहिए, कुछ उनके ऊपर जो है प्रतिबंध जरूर होने चाहिए, लेकिन वो जायज़ होने चाहिए, जिससे जो है एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल बना रहे और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर सरकार पूरी तरह से फेल रही है। पूरी तरह से फेल होने का क्या कारण है? सरकार ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। सरकार को शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, इनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए था, जो पूरी तरह से सरकार ने खर्च नहीं किया। और निजी क्षेत्र को इन्होंने उल्टा प्रॉफिट कमाने का, लाभ कमाने में मदद की है। तो और स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ, उत्पादन क्षमता में भी या उत्पादन की गुणवत्ता में भी हमारा कोई सुधार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक मध्य वर्ग जो है उठ खड़ा हुआ और जो काफ़ी मोटी पैसा जो है यहाँ से और सुविधाएं लेता है। तो इस तरीके से गरीबी और अमीरी में ज़्यादा असंतुलन पैदा करने में सरकार ने ही अपनी भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सरकार यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुई है।